नीट पीजी की एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। उसमें पहला सवाल मेडिसिन से आ जाए, फिर दूसरा एनाटमी से आ जाए, फिर तीसरा कोई सर्जरी से आ जाए। उसमें ऐसा नहीं होता है कि पहले एनाटमी से सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर फिजियोलॉजी से सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर बायोकेम से सारे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए ही उसको पढ़ने का तरीका भी उसके जैसा ही करना होगा। इसलिए हम क्लिनिकल गुरुजी की टीम लेकर आई है आपके लिए आरआरआर। इसमें हम केवल और केवल पीवाईक्यूज और पीवाईटीज के पॉइंट्स ही आपसे बार बार डिस्कस करेंगे, और ये सारे पॉइंट्स को एज ए इंटीग्रेटेड लेकर आएंगे, सब्जेक्ट वाइज लेकर नहीं आएंगे, जिससे आप अपनी एग्जाम के लिए वैसे ही प्रिपेयर हो जाएं जैसे आपकी एग्जाम होगी। हर बार हम ये एम्फेसाइज नहीं करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन इस साल में पूछा गया है, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको बस ये याद रखना है कि ये समुद्र मंथन से जो अमृत निकला है वो अमृत आपके लिए लाया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करने में बता दे रहा हूं कि सबसे पहला सवाल ही ऐसा है जो लास्ट ईयर नीट पीजी में ही पूछा गया है, अपन उससे ही शुरुआत करते हैं। ये इमेज आ गई थी और बताया था मरीज को कंप्लेंट्स थी, ये किसकी पॉइजनिंग है। आपको इमेज देखकर समझना है ये स्ट्राइकनस नक्स वोमिका की सीड्स हैं, और इससे कौन सी पॉइजनिंग होती है, स्ट्राइकनिन की पॉइजनिंग होती है। साथ में आपको पता रखना है कि पॉइजनिंग जब हो रही है ये केवल और केवल क्रश्ड वाली सीड से ही पॉइजन होगा, अनक्रश्ड वाली सीड से पॉइजन नहीं होता है। आपसे यह भी टेस्ट करा जाता है, क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि अनक्रश्ड सीड्स हैं तो उससे पॉइजनिंग नहीं होती, केवल क्रश्ड वाली सीड से ही पॉइजनिंग होगी। स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग में एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, वो होता है कन्वर्जन्स। उसके साथ साथ में दो और चीजें होती हैं, एक होता है राइसस सार्डोनिकस। राइसस सार्डोनिकस का क्या मतलब होता है, राइसस सार्डोनिकस का मतलब होता है कि जो कॉर्नर ऑफ माउथ होता है वो पीछे की तरफ चले जाता है। ये इमेज अपने दिमाग में रखा लो कि राइसस सार्डोनिकस का मतलब है कि जो आपका कॉर्नर ऑफ माउथ है वो पीछे की तरफ चलेगा और आपके दांत दिखने लगे। एक और चीज होती है ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस की इमेज आपको पता ही है। जैसे ही आप राइसस सार्डोनिकस और ओपिस्थोटोनस देखते हैं उसी से आपको समझ में आता है कि स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग के साथ साथ में और कहां देखने मिलता है, बिल्कुल सही, ये टिटेनस में भी देखने मिलता है। अब जैसे ही टिटेनस आ गया, आपको टिटेनस से रिलेटेड सारे सवाल अपने दिमाग में घूम जाना चाहिए, उसको रिकैप करते हैं अपन। क्या होता है, टिटेनस को आपको डिफरेंशिएट करना है स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग के साथ साथ में, कि जो स्ट्रिक्निन की पॉइजनिंग होती है उसमें कन्वर्जन होता है, टिटेनस में कन्वर्जन नहीं होता है। साथ साथ में जो स्ट्रिक्निन की पॉइजनिंग होती है वो मोर रैपिड ऑनसेट के साथ आती है, टिटेनस इतना रैपिड नहीं होता। मोर रैपिड इज व्हाट, पॉइजनिंग। दो अगर ये मेजर डिफरेंशिएटिंग क्लिनिकल फीचर ना भी हो तो कन्वर्जन इज अ वेरी डिफरेंशिएटिंग क्लिनिकल फीचर ऑफ स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग वर्सेस टिटेनस। अब जैसे ही टिटेनस की बारी आ गई, किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। इसमें माइक्रो से एक सवाल आता है, वो क्या आता है कि कौन सी अपीयरेंस देखने मिलती है आपको इसमें आपको देखने मिलती है ड्रम स्टिक अपीयरेंस। ये फोटो अपने दिमाग में घुसा लो, ड्रम स्टिक अपीयरेंस आपको देखने मिलती है किसमें, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी में। और क्या क्या याद रखना है आपको टिटेनस में, कि इसमें का जो टॉक्सिन होता है वो टिटेनोप्लाज्मिन होता है, और टिटेनोप्लाज्मिन क्या करता है, अपने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रोक देता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से दो याद रखना है, ग्लाइसिन और गाबा। यही अपना काम खत्म नहीं हो गया। ग्लाइसिन और गाबा में ये पता रखो कि स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा होता है, स्पाइनल कॉर्ड का न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर जो होता है, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर होता है, वो होता है ग्लाइसिन। और सेंट्रल का कौन सा होता है, वो होता है गाबा। तो ग्लाइसिन इज इन स्पाइनल कॉर्ड, गाबा इज इन सेंट्रल, इट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे इनहिबिटरी पढ़ रहे हो तो साथ साथ में स्टिमुलेटरी भी पढ़ते जाओ। स्टिमुलेटरी किसमें कहता है, एक्साइटेटरी मतलब कौन से होते हैं, एक्साइटेटरी मतलब होता है ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। अब जैसे ही गाबा पढ़ा तो गाबा से रिलेटेड ड्रग्स क्यों ना पढ़े अपन, गाबा से रिलेटेड पढ़ के जाना है अपने को। जो बार्बिचुरेट्स और बेंजोडायजेपिन्स होते हैं, ये बार्बिचुरेट्स और बेंजोडायजेपिन एक्ट करते हैं आपके गाबा चैनल्स पे, और ये गाबा चैनल्स के मॉड्यूलेटर्स होते हैं। साथ साथ में एक और ड्रग आपको पता रखना है, आपको यहां पर बार्बिचुरेट्स और बेंजोडायजेपिन के साथ साथ में टियागाबिन और विगाबेट्रिन। टियागाबिन और विगाबेट्रिन क्या करते हैं, गाबा का जो रीअपटेक होता है उसको इनहिबिट करते हैं। तो यहां से दो चीज पता रख के जाओ, टियागाबिन और विगाबेट्रिन में क्या याद रखना है कि गाबा के इनहिबिटर को अपने रीअपटेक को रोकते हैं ये, और बाकी के जो बार्बिचुरेट्स और बेंजोडायजेपिन्स हैं वो गाबा के क्लोराइड चैनल्स पे मॉड्यूलेशन का काम करते हैं। दो ड्रग्स के अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहां से पढ़ लिए हैं। साथ साथ में ये भी पढ़ के जाओ अब कि फेनिटोइन, कार्बामाज़ेपिन, ये वाली जो ड्रग्स है ये किस पे एक्ट करती है, ये सोडियम गैलेट चैनल पे एक्ट करती है और उसको इनहिबिट करती है। और जो वाल्प्रोएट ड्रग होती है वो वाल्प्रोएट ड्रग कहां पर एक्ट करती है, वाल्प्रोएट ड्रग कैल्शियम चैनल पे एक्ट करती है। उसके साथ साथ में एक और चीज पता रख कर जाओ, यहां पर इसमें होता है एक ड्रग होती है रेटिकाबिन, जो रेटिकाबिन होती है वो पोटेशियम चैनल पे एक्ट करती है। ये आपको तीन मेजर चीजें पता रखना है। अपन ने टियागाबिन, विगाबेट्रिन देख लिया था, यहाँ फेनिटोइन, वाल्प्रोएट देख लिया है। उसके साथ साथ में रेटिकाबिन मैंने बता दिया आपको, पोटेशियम चैनल ओपनर होती है। ये आपको सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बार बार हर बार चेक किए जाते हैं आपके एग्जाम में। और आपको यहां से क्या पता रखना है, जो लेविटिरासेटाम होती है, एक ड्रग होती है, अपन को इसका बाद में यूज समझेंगे। अभी लेविटिरासेटाम जो ड्रग होती है वो SV2A पे एक्ट करती है, साइनेप्टिक साइकिल ऑफ SV2A पे एक्ट करती है, उसको इनहिबिट करती है। ये आपको पता रखना है। तो अपन ने सारी ड्रग जो पूछ ली, जब बार बार पूछी जाती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो अपन ने अभी देख लिए हैं।
अब जैसे ही अपन एंटी एपिलेप्टिक्स देखते हैं, जो बार बार सवाल हर बार पूछा जाता है वो होता है उसका ड्रग ऑफ चॉइस पे। तो आज ये कंट्रोवर्सी और सारी चीजें अपन भूल कर जाते हैं, समझ कर जाते हैं। जब भी सवाल में आए जीटीसीएस एपिलेप्सी, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वाल्प्रोएट। प्रेगनेंसी में वाल्प्रोएट नहीं दी जाती, प्रेगनेंसी में क्या दिया जाता है अपन आगे समझते हैं। इफ नॉन प्रेग्नेंट है और जीटीसीएस है, ड्रग ऑफ चॉइस इज वाल्प्रोएट। एब्सेंस सीजर की हिस्ट्री है, ड्रग ऑफ चॉइस इज इथोथक्सीमाइड। अगर इथोथक्सीमाइड ऑप्शन में नहीं है तो वाल्प्रोएट ऑप्शन में होगा, तो वाल्प्रोएट डाल देना। पर अगर इथोथक्सीमाइड ऑप्शन में है तो इथोथक्सीमाइड विल बी योर आंसर। अगर मायोक्लोनिक सीजर की हिस्ट्री है तो अगेन योर ड्रग ऑफ चॉइस विल बी वाल्प्रोएट। फोकल या पार्शियल सीजर की हिस्ट्री है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कार्बामेज़ेपिन है। स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या देना है, तो आई विल लोराज़ेपैम देना है। ये लोराज़ेपैम ही इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये आपको पता रखना है। अगर इन्फेंटाइल स्पाज्म है, मतलब कि वेस्ट सिंड्रोम है, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एसीटीएच। और विगाबेट्रिन किस में दिया जाता है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में दिया जाता है, ये पता रखना है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जैसे यहां पर आया, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की दो इंपॉर्टेंट चीजें पता रखो। एंजियोफाइब्रोमा चेहरे पर होता है, शैग्रीन पैच होता है, और नाखून में क्या देखते हैं, कीनन ट्यूमर देखते हैं, ये पता रखना है। उसके साथ साथ में विगाबेट्रिन की एक चीज याद रखो, VI इज फॉर विजुअल साइड इफेक्ट्स, तो विगाबेट्रिन से विजुअल साइड इफेक्ट्स आपको देखने मिलते हैं। अब पता रखो कि प्रेगनेंसी में क्या देना है। मैंने बोला जीटीसीएस में वाल्प्रोएट ड्रग ऑफ चॉइस है, पर प्रेगनेंसी में वाल्प्रोएट आप नहीं दे सकते क्योंकि वाल्प्रोएट से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो फिर प्रेगनेंसी में क्या देना है, प्रेगनेंसी में 2 LL वाली ड्रग देना है, या तो लेमोट्रिजिन देना है या लेविटिरसेटाम देना है। अब लेविटिरसेटाम से वापस याद करो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या याद बोला था, SV2A पैक करता है आपका लेविटिरसेटाम। तो प्रेगनेंसी में क्या याद रखना है, प्रेगनेंसी में जो सेफ ड्रग है वो है LL, मतलब लेमोट्रिजिन और लेविटिरसेटाम। उसके बाद आपने जैसे ही ड्रग ऑफ चॉइस देख ली, अब साइड इफेक्ट्स पे भी सवाल पूछा जाता है कि स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स क्या है, जिससे आपको एंटी एपिलेप्टिक्स के बारे में याद रखना है। साइड इफेक्ट्स में क्या याद रखना है, देखिए साइड इफेक्ट्स के बड़े बड़े निमोनिक हैं कि भैया इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट बार बार पूछे जाते हैं, मेरा फोकस सिर्फ उस पर रहेगा। फेनिटोइन से गम हाइपरप्लेजिया इज आस्क्ड रिपीटेडली। फेनिटोइन का एक मेजर साइड इफेक्ट है गम हाइपरप्लेजिया, हिरसुटिज्म, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, पर गम हाइपरप्लेजिया और हिरसुटिज्म पे बार बार सवाल पूछे गए हैं। वाल्प्रोएट से हर बार क्या पूछा जाता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी, पेनक्रेटाइटिस और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है इसलिए ही अपने को इसको प्रेगनेंसी में नहीं देना है। प्रेगनेंसी में क्या देना है, लेमोट्रिजिन और लेविटिरसेटाम। कार्बामेज़ेपिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस थी, फोकल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस थी। उसमें आपके साइड इफेक्ट्स क्या क्या आएंगे, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इज अ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ कार्बामेज़ेपिन, ये पता रखना है। साथ में SIADH भी हो सकता है, ये भी पता रखना है। और SGS जो होता है वो कार्बामेज़ेपिन और लेमोट्रिजिन दोनों से हो सकता है। SGS इज वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, तो ये आपको पता रखना है। टोपिरामेड से स्पेसिफिक साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। देखो वाल्प्रोएट से वेट गेन होता है, टोपिरामेड से वेट लॉस होता है, पर हर बार जो पूछा गया है वो किडनी से रिलेटेड साइड इफेक्ट पूछा गया है। तो टोपिरामेड से हमेशा क्या होता है, किडनी के स्टोन्स होते हैं, तो ये आपको पता रखना है। कुछ नई ड्रग्स है जिसके बारे में बार बार पूछा जा रहा है आजकल, उसके बारे में देख लेते हैं कि लेविटिरसेटाम SV2A वसाइकल वाली चीज पे याद रखना है। जनरलाइज और फोकल सीजर दोनों में दे सकते हैं। एक लिंकोसामाइड होती है, फोकल सीजर में देना है, रिफ्रैक्टरी फोकल सीजर में। रफीनामाइड की ड्रग आई है, वो रफीनामाइड नाम की ड्रग किस में दी जाती है, लेनॉक्स-गेस्टार्ट सिंड्रोम अगर सवाल में पूछा गया है तो उसमें आपको देना है रफीनामाइड। एक नई ड्रग आई है पेरम्पेनल, पेरम्पेनल किस में एक्ट करती है, AMPA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये आपको सारे ड्रग्स के बारे में पता रखना है। जैसे ही मैंने आपको बोला था कि कार्बामेज़ेपिन और लेमोट्रिजिन से क्या हो सकता है, SGS हो सकता है, तो यहीं से पढ़कर जाओ कि SGS और किन किन चीजों से हो सकता है। सबसे पहले तो यही समझ के जाओ कि SGS क्या होता है। SGS का मतलब होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। क्या होता है, ड्रग रिएक्शन होती है, इसमें जो चमड़ी रहती है चमड़ी निकल जाती है, पील ऑफ हो जाती है। इसको आप 3 कैटेगरी में बांटते हो, SGS, SGS10 और 10। इन दिनों को बॉडी सर्फेस एरिया के हिसाब से बांटा जाता है। SGS जो होता है वो लेस देन 10% बॉडी सर्फेस एरिया को इन्वॉल्व करता है। SGS10 जो ओवरलैप होता है वो 10 to 30% बॉडी सर्फेस एरिया को इन्वॉल्व करता है, और 10 जो होता है वो मोर देन 30% बॉडी सरफेस एरिया को इन्वॉल्व करता है। तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट SGS10 और SGS वर्सेस 10 क्या होता है। अब ड्रग्स कॉजिंग SGS बार बार पूछा गया है, तो ड्रग्स कॉजिंग SGS को आप एक निमोनिक से याद रख सकते हो, वो निमोनिक है सना। सना में क्या, सल्फोनामाइड से SGS हो सकता है, एंटी कन्वर्जेंट से SGS हो सकता है, एनसेड से हो सकता है, और एलोपिरोनॉल से हो सकता है। एंटी कन्वर्जेंट यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी याद रखना है आपको, कार्बामेज़ेपिन याद रखना है और लेमोट्रिजिन याद रखना है। तो सना नाम की ड्रग से क्या हो सकता है भैया, आपको SGS हो सकता है। SGS किससे हो जाए, सना नाम की ड्रग से। अब SGS और 10 का डिफरेंस तो अपन ने देख लिया। अब जैसे ही अपन ने ये पढ़ा वाल्प्रोएट है, फेनेटोइन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और सवाल पूछा जाता है कि एक ऐसा एंटी कन्वर्जेंट बताओ जो एंजाइम इनहिबिटर होता है। क्या होता है, हर बार सवाल पूछा जाता है एंजाइम इंड्यूसर कौन सा है, एंजाइम इनहिबिटर कौन सा है। तो सारे एंटी कन्वर्जेंट्स एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, ऐसा मान के चलो आप।
केवल एक ही ऐसा ड्रग है जो एंजाइम इनहिबिटर है, वो कौन सा है? वाल्प्रोएट। इसमें कंफ्यूजन ना हो तो कैसे याद रखो, एंजाइम इंड्यूसर्स जो होते हैं वो एंजाइम इंड्यूसर्स को आप एक निमोनिक से याद रख सकते हो। वो निमोनिक है GPRS सेल्फोन। जी से क्या? ग्रिसोफल्वीन। पी से क्या? फेनिटोइन। आर से क्या? रिफाम्पिसिन। सेल्फोन के सी से क्या? कार्बामाजेपिन। और पी से क्या? फिनोबार्बिटॉन। तो GPRS सेल्फोन से आप याद रख सकते हो आपका एंजाइम इंड्यूसर्स। सारे एंटी कन्वर्जेंस एंजाइम इंड्यूसर है। बार बार सवाल पूछा जाता है कि सारे जो एंटी कन्वर्जेंस है वो एंजाइम इंड्यूसर से एक्सेप्ट व्हाट? वाल्प्रोएट। तो वाल्प्रोएट को आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। और दो ड्रग जो यहां से इंपॉर्टेंट याद करके लेकर जाना है वो कि टीबी में दी जाने वाली ड्रग है, उसके अलावा आपको उसमें याद रखना है कि रिफाम्पिसिन है, आइसोनियाजिड है। तो रिफाम्पिसिन जो होता है वो एंजाइम इंड्यूसर है, पर जो आइसोनियाजिड है वो एंजाइम इनहिबिटर है। रिफाम्पिसिन का एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट पता रखना है। वो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है कि जैसे ही रिफाम्पिसिन की गोली खाने दोगे तो उसका एक साइड इफेक्ट है कि ऑरेंजिश रेडिश कलर की उसमें यूरिन आती रहेगी। तो वो आपको मरीज को बताते रहना है। बार बार सवाल घुमा के पूछा जाता है कि कीटाकोनाजोल ड्रग दी है, कीटाकोनाजोल ड्रग के साथ में एक और कोई ड्रग दे दी तो उस ड्रग की टॉक्सिसिटी होगी किस, उसका लेस इफेक्ट होगा। तो आपको बताना चाहिए कि कीटाकोनाजोल क्या है? एंजाइम इनहिबिटर है। एंजाइम इनहिबिटर है तो क्या करेगी? कीटाकोनाजोल एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। जो ड्रग होगी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग, तो आपको ऐसे क्लिनिकल कोरिलेशन करना है कि अगर एंजाइम इंड्यूसर दे रखा है तो उस गोली का ड्रग आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर साथ में दे रहे हो तो, और एंजाइम इनहिबिटर अगर साथ में गोली है, जैसे कीटाकोनाजोल किसी के साथ में दे रहे हो, तो उस गोली का डोज आपको जो है वो कम देना पड़ेगा, क्योंकि ये एंजाइम को इनहिबिट, उस गोली का जो डोज है आपको उसका से अल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि कीटाकोनाजोल क्या करेगी? एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। और जैसे उसने एंजाइम को इनहिबिट करा, डोज का जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी, उसका डोज ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा। तो इसलिए आपको जब भी कीटाकोनाजोल के साथ कोई सी भी ड्रग देना है तो उसको आपको कम डोज में देना पड़ेगा। साथ साथ में यहां पर देना पड़ेगा ग्रिसोफल्वीन। जैसे आपने ग्रिसोफल्वीन देखा, ग्रिसोफल्वीन की एक इंपॉर्टेंट चीज पता रखो, ग्रिसोफल्वीन जब भी देते हैं अपन, ग्रिसोफल्वीन हमेशा फैटी मील के साथ देना है। ग्रिसोफल्वीन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ व्हाट? ग्रिसोफल्वीन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनिया केपाइटिस। ये यहां से पता रखो। अब अपन आते हैं अगली चीज पर। जैसे टिटेनस पढ़ा था, जो टिटेनस में न्यूरोनल टिटेनस कैसे भूल सकते हैं भाई? न्यूरोनल टिटेनस के बारे में पढ़ के जाओ। न्यूरोनल टिटेनस में एक स्पेसिफिक हिस्ट्री रहेगी आपके सवाल में। वो हिस्ट्री रहेगी भैया कि जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी अनक्लीन कटिंग हुई है, या तो उस पे क्या लगाया हुआ है? अनक्लीन हिस्ट्री यहां पर रही तो वो न्यूरोनल टिटेनस की हिस्ट्री। अम्बिलिकल कॉर्ड पे और क्या क्या हो सकता है वो भी अपन देखेंगे। अगर अनक्लीन कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड बोला है तो इट इज श्योर इट इज न्यूरोनल टिटेनस। अब जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में पूछा जाए तो अम्बिलिकल कॉर्ड की एनाटॉमी भी समझ के जाते हैं। अब अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है? दो आर्टरी होती है, एक वेन होती है, नॉर्मल है। यूजुअली क्या होता है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पर अम्बिलिकल कॉर्ड में जो वेन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये भी बार बार पूछा जाता है। उसके साथ साथ में आपको यह पता रखना है कि अगर यूजुअली अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है? दो आर्टरी एक वेन। अगर सिंगल आर्टरी आई तो यू हैव टू स्कैन फॉर एबनॉर्मेलिटी। यहां से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। और जो हमेशा अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड आपको ये सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, कौन सी चीजें हो सकती हैं जिससे आपको अलग अलग तरीके के इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड देखने मिल सकते हैं। अगर सक्सेंचुरिएट आपको मिल रहा है तो उसमें एक्सेसरी लोब रहता है, बाइलोब रह रहा है तो उसमें टू लोब देते हैं, सर्कमविलेट रहता है तो उसमें रोल्ड मेम्ब्रेन की एज रहती है, और मेजर जो आपको याद रखना है वो है बेटलडोर। बेटलडोर प्लासेंटा में क्या होता है? जो अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन होता है वो मार्जिन पर होता है, मार्जिनल रहता है। ये आपको पता रखना है। आसान भाषा में इमेज से समझ के जाओ। सबसे अपन इंपॉर्टेंट क्या बोली? जो बेटलडोर है उसमें जो इंसर्शन है कॉर्ड का प्लासेंटा पर वो मार्जिनल है। उसके अलावा बाकी ये सारी इमेजेस हैं। बाइलोब्ड है तो दो लोब है, उसके अलावा सक्सेंचुरिएट है और बाकी सारी चीजें। सक्सेंचुरिएट में क्या होता है? देयर इज ए एक्सेसरी लोब। बाइलोब्ड और सक्सेंचुरिएट में कैसे डिफरेंशिएट करना है कि बाइलोब देयर इज इक्विवेलेंट, दोनों लोब जो है वो बराबर के हैं। सक्सेंचुरिएट में क्या है? जो एक्सेसरी वाला लोब है, दो लोब हैं, पर जो एक्सेसरी वाला लोब है वो छोटा लोब है, इसलिए ये पता रखना है। बाकी की सारी इमेजेस अपन ने देख ली है। विलामेंटस भी याद रखना है। सवाल बार बार और बार बार बेटलडोर पे पूछा गया है तो उस पर ध्यान जरूर देना है। अब अगर मान लो अम्बिलिकल कॉर्ड पे अनक्लीन कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज टिटेनस, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड पे हनी लगाने की हिस्ट्री दे दी सवाल में तो शॉर्ट एक किसकी बात कर रहे हैं? ये न्यूनेटल बॉटुलिज्म की बात कर रहे हैं। तो आपको पता रखना है न्यूनेटल बॉटुलिज्म में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बच्चे में क्या देखने मिलेंगे? फ्लॉपी चाइल्ड होगा और पुअर सकिंग होगी हिस्ट्री। पर इंपॉर्टेंट जो चीज आपको याद रखना है वो है फ्लॉपी बेबी। फ्लॉपी बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड पे हनी की हिस्ट्री, श्योर इट इज बॉटुलिनम टॉक्सिन। अब जैसे ही बॉटुलिनम टॉक्सिन आपके मन में आया, बॉटुलिनम टॉक्सिन से और दो सवाल जो पूछे जा सकते हैं वो पता रखो। बॉटुलिनम टॉक्सिन जो होता है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज को इनहिबिट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे थ्रू व्हाट? इट एक्ट्स ऑन स्नेयर प्रोटीन एंड कॉजेज इट्स क्लीवेज, जिससे बॉटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है? एसिटाइलकोलिन के रिलीज को रोक देता है। उसके अलावा अब जैसे ही बॉटुलिनम टॉक्सिन पड़ा तो फूड पॉइजनिंग पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि फूड पॉइजनिंग भी इन्हीं सबसे होती है, बॉटुलिनम से भी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे बार बार पूछा जाता है वो है कि
1 से 6 घंटे में, जैसे ही आपने फूड खाया और उसके 1 से 6 घंटे के बाद कौन सी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो वो केवल और केवल प्रीफॉर्म टॉक्सिन से हो सकती है। और प्रीफॉर्म टॉक्सिन में दो इंपॉर्टेंट चीज कौन सी याद रखना है आपको, स्टेफ और बैसिलस सीरियस। बाकी जो बोtulinum वाला होता है वो 12 to 36 आवर्स के बाद फीचर आते हैं, पर हर बार जो पॉइजनिंग पूछी जाती है वो प्रीफॉर्म्ड पूछी जाती है कि 1 से 6 घंटे में रैपिड जो है फूड पॉइजनिंग किससे हो सकती है, तो वो स्टेफ और बैसिलस सीरियस से हो सकती है। अब यहां पर आप समझ के जाओगे कि हिस्ट्री में कभी ड्यूरेशन के साथ साथ में एक और चीज दी जाती है कि खाया क्या, तो खाया क्या की हिस्ट्री से क्या उठाओगे, खाया क्या की हिस्ट्री में अगर कैंड फूड है तो कैंड फूड इज क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, होम कैंड फूड इज बोटुलिनम टॉक्सिनम। अगर हनी लगाने की हिस्ट्री, हनी की हिस्ट्री है तो इट इज इन्फेंटाइल बोटुलिज्म, अगेन इट इज ड्यू टू क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो आप ऐसा याद रखो, जब भी आपने बाजार से शहद लिया है, शहद किस में आता है भैया, डब्बे में आता है, तो हनी और कैंड फूड दोनों से क्या हो सकता है, बोटुलिनम हो सकता है। तीसरा आता है फ्राइड राइस, फ्राइड राइस से बैसिलस सीरियस इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, फ्राइड राइस खाओगे उससे पॉइजनिंग हुई तो आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, बैसिलस सीरियस। ये मेरे को इससे याद है क्योंकि मेरे को एक बार इससे पॉइजनिंग हुई थी। उसके अलावा रॉ एग और पोल्ट्री से अगर पॉइजनिंग हुआ है तो दैट इज ड्यू टू साल्मोनेला। अगर सॉफ्ट चीज डेली मीट से हुआ है तो लिस्टेरिया। एक पेस्ट्री से भी पूछा जाता है बार बार सवाल कि पेस्ट्री से कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि पेस्ट्री से कौन सा फूड पॉइजनिंग होता है। और फिर आता है शेलफिश या फिश की कोई हिस्ट्री आए तो वो विब्रियो या नोरोवायरस में, ऐसे आपको पता रखना है। जैसे मैंने बोला रॉ एग और पोल्ट्री, वहां से आपको समझ में आता है कि साल्मोनेला, जैसे साल्मोनेला उठाया तो साल्मोनेला से क्या होता है, टाइफॉइड होता है। तो टाइफॉइड के बारे में पढ़ के जाते हैं आप। टाइफॉइड में क्या पढ़ना है, टाइफॉइड की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक चीजें जो क्वेश्चन में बार बार पूछी जाती है बता देता हूं मैं। रोज स्पॉट्स देखने मिलते हैं, रैश ऑन एब्डोमेन दिखी जाती है। रोज स्पॉट्स नाम से अगर कोई चीज पूछी जाए तो वो टाइफॉइड से रिलेटेड है। साथ में अगर पूछा जाए कि रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है तो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन टाइफॉइड। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया को और क्या बोलते हैं अपन, फेजेट साइन। दो पहले सवाल पूछा जाता है कि फेजेट साइन और किसमें देखा जाता है, पर अब इतने सारे सवाल पूछे जाते नहीं है तो अपन उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। रोज स्पॉट हो, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो मतलब फेजेट साइन हो, और साथ साथ में पी सूप डायरिया की हिस्ट्री हो, और उसके साथ साथ में अगर और कोई ऐसा पूछा जाए कि भैया इसमें टेस्ट कौन सा करवाना है तो दैट्स क्वेश्चन इज ड्यू टू टाइफॉइड। टाइफॉइड में और क्या चीज पता रखना है, किसका जो करियर स्टेट होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। ये सवाल भी पहले पूछा गया है। करियर स्टेट ऑफ टाइफॉइड इज इन व्हाट, इट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। क्रॉनिक करियर में आपको गॉल ब्लैडर ये पता रखना है। उसके अलावा अब अपन आ जाते हैं, अपन रिस्क ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस होता है टाइफॉइड से। हाँ, ऑस्टियोमाइलिटिस अपन वापस कर लेते हैं। ऑस्टियोमाइलिटिस जो होता है यूजुअली ऑर्थो का टॉपिक है। ऑस्टियोमाइलिटिस इन सिकल सेल पेशेंट, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज टाइफॉइड, ये पता रखना है यहां से। ऑस्टियोमाइलिटिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ये नहीं होता है। पर अगर सिकल सेल पेशेंट का मरीज है तो ऑस्टियोमाइलिटिस का जो कॉज है वो है साल्मोनेला। अब अपन ने देखा था विब्रियो, अगर सेलफिश की हिस्ट्री हो, फिश की हिस्ट्री हो कंज्यूम करने की तो विब्रियो। विब्रियो से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, विब्रियो से सवाल पूछा जाता है कि राइज वाटरी स्टूल्स, अगर राइज वाटरी स्टूल्स है मतलब ग्रे क्लाउडी वाटरी डायरिया है और उसमें फ्लेक्स ऑफ म्यूकोजा दिख रहा है तो इट इज विब्रियो। अगर पी सूप डायरिया था तो इट इज टाइफॉइड। विब्रियो से और क्या सवाल पूछा जाता है कि संकन आइज होगी, हाइपोटेंशन होगा, सीवर डिहाइड्रेशन होता है, बच्चा ऐसे प्रेजेंट करेगा आपके पास केस में। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ए बी टॉक्सिन होता है, सब यूनिट होता है जो साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करता है एंटेरोसाइट्स में। बार बार टॉक्सिन पे सवाल पूछे जाते हैं कि विब्रियो में कौन सा टॉक्सिन है, तो साइक्लिक एएमपी है। उसके साथ साथ में आउटब्रेक्स जो होते हैं विब्रियो के वो पुअर सैनिटेशन के कारण होते हैं। अगर सवाल में कहीं भी पुअर सैनिटेशन दे रखा है उसके बाद में राइस वाटर स्टूल डायरिया की कंप्लेन दे रखी है तो आपका सवाल किस पे घूम रहा है, आपका सवाल विब्रियो पे घूम रहा है। अब जैसे ही मैंने साइक्लिक एएमपी टॉक्सिन यहां से उठाया तो टॉक्सिन का पता रखो, बार बार सवाल पूछा जाता है टॉक्सिन्स पे, अलग अलग टॉक्सिन्स कौन से पता रखना है। विब्रियो में साइक्लिक एएमपी बढ़ता है, राइस वाटरी की हिस्ट्री रहेगी। जो ईटीईसी होता है मतलब एस्चेरिचिया कोलाई का एक वेरिएंट होता है, उसमें दो टॉक्सिन होते हैं, एक लेबाइल और एक स्टेबल। लेबाइल वाले में साइक्लिक एएमपी बढ़ता है, स्टेबल वाले में साइक्लिक जीएमपी बढ़ता है, ये पता रखना है। और उसमें कौन सी हिस्ट्री रहती है, ट्रेवलर्स डायरिया की हिस्ट्री रहती है। एंथ्रेक्स में फिर से साइक्लिक एएमपी बढ़ता है। सूडोमोनास इंपॉर्टेंट है, सूडोमोनास इनहिबिट EF2, सूडोमोनास इनहिबिट EF2, ये पता रखना है। परतुसिस अगेन साइक्लिक एएमपी करवाता है। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल टॉक्सिन ए और बी से क्या करवाता है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाता है। टिटानस से अपन ने देख लिया, टिटानस क्या करता है, गाबा और ग्लाइसिन को इनहिबिट करता है तो स्पास्टिक पैरालिसिस करवाता है। बोटुलिनम अगेन अपन ने देख लिया था कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज को कम करता है, उसमें क्या रखना है, फ्लैचिड पैरालिसिस और हनी की हिस्ट्री रहेगी। शिगेला में क्या होता है, शिगेला 60S सब यूनिट को इनहिबिट करता है, उसमें HUS की हिस्ट्री रहेगी, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम की।
हिस्ट्री, 2 HUS की हिस्ट्री किसमें इंपॉर्टेंट है, EHEC में इंपॉर्टेंट है। EHEC मतलब हिस्टेरिया कोलाई का, हिस्टेरिया कोलाई का कौन सा वेरिएंट बात जाता है, O157H7, किसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ये, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया, महा में ट्रायड और पेंटाइड होता है TTP और HUS से रिलेट करने के लिए, वो भी याद रखना है। स्टेफ ऑरियस में क्या है, सुपर एंटीजन है अगर TSST, तो स्टेफ ऑरियस में आपको TSST पता रखना है। यर्सीनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्लिनिकल केस सिनेरियो दिया जा रहा है, उसमें आपका क्लिनिकल केस सिनेरियो घूम रहा है कि ऐसी हिस्ट्री है जो अपेंडिक्स को माइमिक कर रही हो, तो उसमें पूछा जा सकता है कि वो किसमें क्या बढ़ता है, कौन सा टॉक्सिन बढ़ता है, तो इट इज साइक्लिक GMP। तो यर्सीनिया इज अपेंडिक्स का माइमिक, उसमें कौन सा टॉक्सिन होगा, साइक्लिक GMP। साइक्लिक GMP के 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़ के जाना है यहां से। ETEC के स्टेबल वाले टॉक्सिन में साइक्लिक GMP बढ़ता है, उसके साथ साथ में यर्सीनिया वाले में साइक्लिक GMP बढ़ता है। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। और मेजर जो पूछा जाता है आपका, वो पूछा जाता है आपका डिप्थीरिया और सूडोमोनास का। सूडोमोनास में भी EF2 बंद होता है और डिप्थीरिया में भी EF2। डिप्थीरिया की अगर हिस्ट्री स्पेसिफिक पूछे जाए तो डिप्थीरिया में क्या दिया जाएगा, बुल नेक दी जाएगी और सूडो मेम्ब्रेन ऊपर दी जाएगी। सूडो मेम्ब्रेन मुंह खोल के जो बच्चे में हिस्ट्री अगर दी जाए तो उसमें अगर टॉक्सिन पूछा जाए तो वहां पर अपने को बताना है इट इज EF2। अब जैसे ही अपन ने ये सारी चीजें देख ली, टॉक्सिन देख ली, तो अगार भी साथ साथ में देखते जाओ तो बार बार पूछे जाते हैं। अगर XLD अगार दिया हुआ है तो उसमें साल्मोनेला और शिगेला को डिफरेंशिएट कैसे करना है। साल्मोनेला में ब्लैक सेंटर होता है, शिगेला में ब्लैक सेंटर नहीं होता। विब्रियो पढ़ रहे थे तो विब्रियो के लिए स्पेसिफिक कौन सा है, TCBS अगार। येलो है तो कॉलरा है, ग्रीन है तो नॉन सुक्रोज फर्मेंटर्स हैं। सुक्रोज नॉन सुक्रोज फर्मेंटर्स को आपस में डिफरेंशिएट करने का कोई नहीं पूछता, आप सिर्फ TCBS अगार पता रखो किसके लिए है, विब्रियो के लिए है। मेकॉन्की अगार होता है, मेकॉन्की अगार इज व्हाट, मेकॉन्की अगार इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ लैक्टोज फर्मेंटर्स वर्सेस नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स। तो अगर मेकॉन्की अगार पे पिंक कॉलोनीज दिख रही है तो इट इज लैक्टोज फर्मेंटर। चॉकलेट अगार है अगला, चॉकलेट अगार में हीम प्लस हिमिम प्लस NAD होता है। किसके लिए होता है चॉकलेट अगार, चॉकलेट अगार इज स्पेसिफिक फॉर 2 स्पीसीज, दैट इज हिमोफिलस और निजेरिया। निजेरिया से मेनिंजाइटिस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निजेरिया से नीचे वाला इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये पता रखना है। उसके साथ साथ में निजेरिया गोनोरी के लिए जो मैं बोल रहा था इन्फेक्शन, निजेरिया गोनो के लिए स्पेसिफिक मीडियम होता है, वो कौन सा है, थेयर-मार्टिन मीडियम। तो आपको इसमें क्या पता रखना है, TCBS इज फॉर विब्रियो, चॉकलेट अगार इज हिमोफिलस प्लस निजेरिया दोनों के लिए, निजेरिया गोनोरी के लिए स्पेसिफिक मीडिया कौन सा, थेयर-मार्टिन मीडिया। ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें अच्छी लग रही है तो ये मैं ग्रुप वीडियो को लिंक को अपन अलग अलग ग्रुप में शेयर करेंगे तो शायद और बच्चों तक पहुंचे, सो दैट अपन रीच कर पाए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सारों तक। अपन आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में कि जैसे ही अपन ने टिटेनस पढ़ा था तो टिटेनस की प्रोफाइल एक्सिस भी तो पढ़ के जाते हैं। सबसे ज्यादा सवाल तो इस पे पूछे जाते हैं कि प्रोफाइल एक्सिस ऑफ टिटेनस क्या है वुंड स्टेटस के हिसाब से। तो प्रोफाइल एक्सिस ऑफ टिटेनस में आपको क्या पता रखना है कि अगर क्लीन और माइनर वुंड है, क्लीन वुंड है या माइनर वुंड है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजों की हिस्ट्री है। अगर क्लीन और माइनर वुंड जैसे ही आया उसमें अब आपको देखना है कि उसमें लास्ट डोज कब लगा था उसको और कितने डोज लगे थे। अगर मोर देन इक्वल टू 3 डोज लगे हुए हैं उस मरीज को, फिर तीसरा सवाल आपको पूछना चाहिए कि उसका लास्ट डोज कब लगा था। अगर उसका लास्ट डोज मोर देन 10 ईयर्स के बाद लगा है और 3 डोज बराबर लगे हैं पर लास्ट डोज 10 ईयर्स के पहले लगा हुआ था, तब आप उसको यहां पर टिटेनस की वैक्सीन लगाना पड़ेगी। टिटेनस की वैक्सीन कौन सी लगाना पड़ेगी, TT या TD, दो अभी TD प्रेफरेबल है, पर अगर TD आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप TT भी लगा सकते हो। क्लीन और माइनर वुंड में TT वैक्सीन कहां देना है सिर्फ इतना बता रखो, अगर मरीज का डोज का स्टेटस अननोन है या मरीज के लेस देन 3 डोजेस ऑफ वैक्सीन लगी हुई हैं उसमें आपको टिटेनस देना पड़ेगा। अगर मोर देन ऑफ 3 डोजेस ऑफ वैक्सीन भी लगी हुई हैं पर अगर क्लीन और माइनर वुंड में हिस्ट्री जो वैक्सीन लगने की 10 साल से ज्यादा की हो गई है, तब आपको इन केवल 3 सिनेरियो में क्लीन और माइनर वुंड में टिटेनस का इंजेक्शन लगाना है, अदरवाइज टिटेनस का इंजेक्शन नहीं लगाना है। अगर कोई ऐसा मरीज आता है जिसको 3 डोजेस लग चुके हैं बराबर और अभी वो 4 से 5 साल पहले ही लगे हुए हैं तो उसको आपको टिटेनस लगाने की जरूरत नहीं है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है अब डर्टी और मेजर वुंड से। अगर मोर देन इक्वल टू 3 डोजेस लग चुके हैं तो उसमें आपका कट ऑफ ईयर का क्राइटेरिया क्या आ गया, कट ऑफ ईयर का क्राइटेरिया यहां पर आ जाएगा मोर देन 5 ईयर्स। अगर मोर देन इक्वल टू 3 डोजेस लगे हैं पर वो उसको डोज को लगे हुए 5 साल से ज्यादा हो गए, तब आपको डर्टी मेजर में इसको टिटेनस का वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। पर अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा मरीज आता है जिसको लेस देन 3 डोजेस लगे हैं और अननोन हिस्ट्री है वैक्सीनेशन की, तो इस मरीज को आपको TT तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ में इसको आपको TIG भी देना पड़ेगा। TIG से ये चीज याद रखो, 250 इंटरनेशनल यूनिट इज द नंबर जो बार बार पूछा जाता है जो TIG में दिया जाता है। तो आपको प्रोफाइल एक्सिस पे हर बार एक ना एक सवाल आएगा। बस ये बता रखो कि पहले वुंड कैसा है, क्लीन है कि डर्टी और मेजर है। अगर क्लीन वुंड है तो फिर उसमें देखो आखिरी डोज कब लगा। अगर आखिरी डोज
आखिरी डोज कितने लगे, सबसे पहले तो ये देखो कितने डोज लगे। अगर 3 डोज से बराबर लगे तो तीसरा सवाल पूछना चाहिए आखिरी डोज कब लगा। अगर आखिरी डोज को लगे हुए 10 साल से ऊपर हो गए तो ही टिटेनस देना है। और अगर इन तीनों के अलावा ना हो कि अगर भाई लेस देन 3 डोजेस ही लगे और अननोन हिस्ट्री है तो उसमें तो टीटी देना ही है। ऐसे ही डर्टी और मेजर वुड में पहली चीज देखो कि भैया कितने डोज लगे हैं। अगर मोर देन इक्वल टू 3 डोज लगे हैं और आखिरी डोज को लगे हुए मोर देन 5 ईयर हो गए, उसमें 10 ईयर था अपने क्लीन में, इसमें 5 ईयर क्राइटेरिया है। अगर मोर देन इक्वल टू 5 ईयर हो गए हैं तो इसमें आपको टीटी देना पड़ेगा। पर अगर वैक्सीनेशन लेस देन 3 डोजेस में लगा है और अननोन हिस्ट्री है वैक्सीनेशन की तो उसमें आपको मरीज को टीडी देना पड़ेगा। टीडी के साथ साथ में टीआईजी भी देना पड़ेगा। जब मैं बार बार 3 डोज बोल रहा हूं, वो कैसे लगाए जाते हैं, डे 0 पे लगाया जाता है, फिर आफ्टर 4 वीक्स लगाया जाता है मतलब 1 मंथ पे, और फिर आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ सेकेंड डोज 3 डोज ऐसे लगाए जाते हैं। डे 0, आफ्टर डे 0 आपको 1 महीने के बाद लगाना है मतलब आफ्टर 4 वीक्स, और फिर जो तीसरा डोज है वो लगाना है सेकेंड डोज के 6 महीने बाद। ऐसे करके आपको ये सारे टिटेनस के डोजेस लगाना है। तो ये सारे लेक्चर्स में, ये पूरे लेक्चर में अपन ने न जाने 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इस क्वेश्चन से अगर एक भी सवाल फंस जाता है तो वो एक सवाल आपकी रैंक को चेंज कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाओ ये वीडियो, और ये वीडियो को शेयर करो सारे ग्रुप्स में। थैंक यू।